आज शुरुआत एक ऐसे ऐतिहासिक फैक्ट से करते हैं जिसने जिसने क्रिकेट के खेल की परिभाषा को ही एक नए सांचे में ढाल दिया। हाँ, 26 फरवरी 2026 की वो शाम है ना। बिल्कुल। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 राउंड और सामने थी जिम्बाब्वे की टीम। ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एकदम करो या मरो का मुकाबला था। दबाव इतना भारी था कि कोई आम टीम होती तो इस बोझ के नीचे पूरी तरह से बिखर सकती थी। वही तो। पर भारतीय टीम ने उस दबाव के आगे घुटने टेकने के बजाय 4 विकेट पर 256 रन का जो एक विशाल स्कोर खड़ा किया, वो हैरत अंगेज था। इसने 2007 के उस 218 रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिसे लोग आज भी युवराज सिंह के उस छक्कों वाले मैच के लिए याद करते हैं। सही कहा। तो इस 72 रन की शानदार जीत का विश्लेषण करना काफी दिलचस्प होने वाला है आज। और आज के इस गहरे विश्लेषण का जो मेरा मिशन है ना, वो सिर्फ स्कोर कार्ड पढ़ना नहीं है। हमें उन रणनीतियों और उस माइंडसेट को स्लाइड बाय स्लाइड समझना है जिसने इस जीत की नींव रखी। हाँ, और इस पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए हमने कई सोर्सेज को खंगाला है, जैसे क्रिक बस की लाइव कमेंट्री, स्काई स्पोर्ट्स के स्कोर कार्ड्स, मैच के हाइलाइट्स, साथ ही मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और यूट्यूब पर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स के व्यूज हैं, उन सबको हमने शामिल किया है। और हम दोनों बस सीखने और सिखाने के शौकीन दोस्त हैं। हम इन सब सोर्सेस से एक बैलेंस्ड और गहरी पिक्चर आप सबके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मैच के कॉन्टेक्स्ट से। अगर गहराई से देखा जाए तो इस मैच के ठीक पहले टीम इंडिया के खेमे में जो माहौल था वो किसी भी तरह से सुकून भरा तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। भारतीय टीम अपना पिछला मैच साउथ अफ्रीका से हार चुकी थी। और वो हार सिर्फ पॉइंट्स का नुकसान नहीं थी। हाँ, उसने एनआरआर यानी नेट रन रेट की एक बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर दी थी। टूर्नामेंट के इस हिस्से में एनआरआर का कमजोर होना मतलब एक बुरे सपने जैसा होता है। लेकिन दिन की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिससे समीकरण थोड़े आसान कर दिए थे, है ना? हाँ, शुक्र है साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, जिससे इंडिया के आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा साफ हो गया था। भी हार के बाद के उस दबाव को समझना जरूरी है। इस पर आशब अहमद अंसारी, जो एक यूट्यूब एक्सपर्ट है, उनका एक वीडियो मुझे काफी मजेदार लगा। हाँ, मैंने भी सुना था वो। उन्होंने काफी मजाकिया अंदाज में कहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे हारने के बाद इंडियन बैटर्स को बहुत भारी डांट पड़ी थी ड्रेसिंग रूम में। और उस डांट की सारी भड़ास उन्होंने बेचारे जिम्बाब्वे के बोलर्स पर निकाल दी। सुनने में ये हल्का फुल्का तंज लगता है, पर देखिए मैदान पर उनका जो एग्रेसिव रवैया था ना, ये उसको बहुत अच्छे से दर्शाता है। पर क्या ये सच में सिर्फ हार की हताशा थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरी रणनीति चल रही थी? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे ड्रेसिंग रूम के राज से पर्दा उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, वो वीडियो एनालिस्ट वाली बात ना? बिल्कुल। सूर्य कुमार ने बताया कि टीम के वीडियो एनालिस्ट ने बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए एक स्पेशल स्लाइड तैयार की थी। अच्छा, उसमें क्या था? उस स्लाइड में हर एक खिलाड़ी के पिछले 1 साल के सबसे बेस्ट और आक्रामक परफॉर्मेंसेस की क्लिप्स को एक साथ जोड़कर दिखाया गया था। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसे विजुअल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब दबाव के समय जब खिलाड़ी खुद पर डाउट करने लगते हैं, तब उनको उनकी ही असली ताकत याद दिलाना। सही पकड़ा। उस एक स्लाइड ने टीम के माइंडसेट को पूरी तरह से बदल दिया। उनको एहसास दिलाया गया कि वो अकेले ही कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं, और इसका असर हमने उनकी बदली हुई बॉडी लैंग्वेज में देखा। ये ट्रिक सच में बहुत कारगर साबित हुई। अपना बेस्ट देखकर मैदान पर उतरना एक अलग ही एनर्जी देता है, और ये एनर्जी टॉस के टाइम से ही दिखने लगी थी। हाँ, टॉस की बात करें तो जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बॉलिंग चुनी, जिसका मेन रीजन था मैदान पर ओस या ड्यू गिरने की संभावना। ओस में बाद में बॉलिंग करना हमेशा मुश्किल होता है, पर इंडिया ने इस मैच में अपनी प्लेइंग 11 में 2 बहुत ही स्ट्रेटेजिक बदलाव किए थे। देखिए, रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन को लाया गया और वॉशिंगटन सुंदर की जगह इन फॉर्म अक्षर पटेल को मौका मिला। इन बदलावों के पीछे की क्या सोच थी आपके हिसाब से? बहुत साफ सोच थी। रिंकू डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं, पर सैमसन को लाकर मैनेजमेंट शायद टॉप ऑर्डर में और तेजी लाना चाहता था। और अक्सर का तो फॉर्म अभी बॉल और बैट दोनों से कमाल का चल रहा है। तो एक तरह से टॉस हारना इंडिया के लिए फायदेमंद ही रहा, क्योंकि उन्हें पहले बैटिंग का मौका मिला, और फिर जो बैटर्स ने किया उसने जिम्बाब्वे को संभालने का कोई मौका नहीं दिया। अगर हम इस बैटिंग का स्लाइड बाय स्लाइड विश्लेषण करें तो पावर प्ले से ही इरादे साफ हो गए थे। संजू सैमसन ने आते ही महज 15 गेंदों में 24 रन ठोक दिए थे।
और उनकी इस पारी में 2 बेहतरीन छक्के थे। सबसे खास बात थी उनका दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ना। उस शॉट ने उस एक मोमेंट में मैच की मोमेंटम सेट कर दी थी। और वही दूसरी छोर पर अभिषेक शर्मा थे, जो पिछले कुछ मैचेस से फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और इस मैच में वो अलग ही टच में थे। अपना पहला वर्ल्ड कप अर्धशतक जड़ा उन्होंने, 30 गेंदों में 55 रन, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी ये इनिंग्स टेक्निकली और मेंटली बहुत मैच्योर थे। बिल्कुल, उन्होंने पहले पिच की स्पीड को समझा और फिर स्पिनर्स के खिलाफ अपने कदमों का क्या शानदार इस्तेमाल किया। उनके बैट स्विंग में जो आत्मविश्वास पहले गायब था, वो पूरी तरह वापस आ गया था। उनकी इसी शुरुआत ने मिडिल ऑर्डर के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। और मिडिल ओवर्स में भी रन रेट कहीं धीमा नहीं पड़ा। ईशान किशन ने 24 गेंदों में 38 रन की तेज और समझदारी भरी पारी खेली। उसके बाद जब कैप्टन सूर्य कुमार यादव आए तो उन्होंने तो आते ही तबाही मचा दी। सिर्फ 13 गेंदों में 33 रन। उनकी स्ट्राइक रेट 250 के पार थी, 2 विशाल छक्के और 3 चौके। ये दिखाता है कि टीम ने एंकर की भूमिका को हटाकर लगातार अटैक करने की पॉलिसी अपनाई थी। पर सच कहूं तो इस पारी का सबसे डरावना हिस्सा तो डेथ ओवर्स में आया। अरे वहां तो जो हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने किया, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हार्दिक ने 23 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। 4 छक्के मारे उन्होंने। जिम्बाब्वे के तेज बॉलर्स की यॉर्कर्स को उन्होंने पूरी तरह बेअसर कर दिया था। क्रीज की डेप्थ का क्या खूब इस्तेमाल कर रहे थे वो। और तिलक वर्मा की पारी तो और भी चौंकाने वाली थी। सिर्फ 16 गेंदों में 275 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 44 रन। उन्होंने लेग साइड की बाउंड्रीज को अपना निशाना बनाया। बॉलर्स के पास उनकी आक्रामकता का सच में कोई जवाब नहीं था। इन्हीं विस्फोटक पारियों के बदौलत पूरी टीम ने मिलकर 17 छक्के जड़े और 20 ओवर्स में स्कोर पहुंचा 4 विकेट पर 256, जो कि जैसा हमने शुरू में कहा 2007 के उस 218 रन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सच में दिखाता है कि पिछले 1.5 दशक में T20 क्रिकेट कितना बदल गया है। जब कोई भी टीम स्कोरबोर्ड पर 256 देखती है ना, तो आधी लड़ाई वही जीत ली जाती है मनोवैज्ञानिक तौर पर। 257 का टारगेट मतलब हर ओवर में लगभग 13 रन बनाने का दबाव। ये तो दबाव के मौकों पर लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब दूसरी पारी में जिम्बाब्वे ने इसका सामना कैसे किया, इस पर हम आते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी अपील। हाँ जरूर। जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अगर उन्हें क्रिकेट की इन बारीकियों और रणनीतियों का ये गहरा विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और इन डेप्थ सेशंस लाने का प्रोत्साहन मिलता है, तो लाइक बटन जरूर दबाएं। चलिए वापस मैच पर चलते हैं। 257 के पहाड़ जैसे टारगेट के सामने जिम्बाब्वे की शुरुआत लड़खड़ा गई थी, जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हथियार नहीं डाले। वो आखिरी ओवर तक लड़े और 184 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। और इस 184 के स्कोर में एक खिलाड़ी ने सभी एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा। वो थे 22 साल के ब्रायन बेनेट। 59 गेंदों में नाबाद 97 रन की पारी। किसी भी नए खिलाड़ी के लिए ऐसी पारी एक सपने जैसी होती है। 6 छक्के और 8 चौके थे उनकी पारी में, और इसका ऐतिहासिक महत्व भी काफी बड़ा है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जिम्बाब्वे के किसी भी खिलाड़ी का यह सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। क्रिकबज़ लाइव पर माइकल वॉन और अजिंक्या ने भी उनकी टेक्निक की जमकर तारीफ की थी। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर के सामने भी डिफेंसिव अप्रोच नहीं रखी। बिल्कुल नहीं। बुमराह की स्पीड और सटीकता के आगे लेग साइड पर जगह बनाकर शॉट खेलना, उनके यॉर्कर्स को फुल टॉस बनाकर मारना, ये एक बहुत ही हाई लेवल की मैच्योरिटी दिखाता है। कैप्टन सिकंदर राजा ने भी 21 गेंदों में 31 रन बनाकर एक डिसेंट सपोर्ट दिया उन्हें। बुमराह के खिलाफ बेनेट का वो निडर अंदाज सच में जिम्बाब्वे क्रिकेट के फ्यूचर के लिए उम्मीद की किरण है। नहीं कहा। अब आते हैं इंडिया की बॉलिंग पर। बैटर्स की तो पिच थी ही, पर बॉलर्स ने भी अपना कमाल दिखाया। अर्शदीप सिंह का वो स्पेल देखा आपने? कमाल का स्पेल था। 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन देकर 3 अहम विकेट निकाले उन्होंने। ये इंडिया के लिए इस इनिंग का सबसे बड़ा पॉजिटिव था। ओस थी मैदान पर, फिर भी उन्होंने जिस सटीकता से यॉर्कर्स डाले, उसने टॉप बॉर्डर को सेट ही नहीं होने दिया। और बुमराह और हार्दिक ने भले ही विकेट नहीं लिए, पर उन दोनों ने अपने 3-3 ओवर के स्पेल्स में सिर्फ 21-21 रन दिए। जब बोर्ड पर 250 क्रॉस हो चुके हों, वहां इतना कम इकोनॉमी रेट रखना बॉलर के जबरदस्त कंट्रोल को दिखाता है। अक्सर और वरुण चक्रवर्ती को भी 1-1 विकेट मिला। इन सब सक्सेसेस के बीच
एक प्लेयर की बॉलिंग ने थोड़े बड़े सवाल जरूर खड़े किए हैं। आप शिवम दुबे की बात कर रही हैं ना? हाँ, क्रिकबाज लाइव के एनालिसिस में भी इस वीकनेस को पॉइंट आउट किया गया था। उन्होंने अपने सिर्फ 2 ओवर्स में 46 रन लुटा दिए। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ उनका खराब दिन था या कैप्टनसी और स्ट्रेटजी में कोई बड़ी चूक थी? अगर हम इसका टेक्निकल विश्लेषण करें तो टीम मैनेजमेंट उनसे स्टंप्स के काफी बाहर यानी वाइड लाइंस पर बॉलिंग करवा रहा था। वाइड यॉर्कर या वाइड लेंथ डालने की स्ट्रेटजी तो टी20 में काफी आम है वैसे। आम है, पर इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास कम से कम 140 की स्पीड होनी चाहिए या फिर गजब की वेरिएशंस। दुबे की स्पीड लगभग 120 या 125 के आसपास रहती है। अच्छा, तो इतनी कम पेस पर जब आप वाइड डालेंगे तो बैटर को तो सोचिए और हिट करने का पूरा टाइम मिल जाएगा। वही तो हुआ, बैटर को गेंद का इंतजार करने और कवर्स के ऊपर से मारने का एम्पल टाइम मिल रहा था। ऊपर से नो बॉल्स पड़ गईं, फ्री हिट और एक्स्ट्रा रन्स ने उनकी इकोनॉमी और खराब कर दी। फिर भी कैप्टन ने फील्ड नहीं बदला या स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की। ये जरूर कैप्टनसी के डिसीजंस पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। एक ही स्ट्रैटेजी से जिद करके चिपके रहना कभी-कभी मैच महंगा पड़ सकता है। अब अगर हम इस मैच के नतीजे को आगे के सफर से जोड़कर देखें तो 72 रन की इस बड़ी जीत से क्या असर पड़ा है इंडिया की स्थिति पर? सबसे बड़ी राहत तो वही एनआरआर वाली है। साउथ अफ्रीका से हारने के बाद जो नेट रन रेट माइनस में था, अब वो वापस बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है। लेकिन असली चुनौती अब आएगी 1 मार्च को। ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर इंडिया का सामना वेस्ट इंडीज से होगा। हाँ, एनआरआई सुधरने के बावजूद वो मैच एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा। जो जीता वो सीधे सेमीफाइनल में जाएगा और हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म। और वेस्ट इंडीज अपने पावर हिटर्स के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ईडन गार्डन्स की छोटी बाउंड्रीज उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं। वहां दबाव एक अलग ही लेवल पर होगा। इस बीच एक्सपर्ट्स ने भी अपनी अपनी प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर दी हैं। क्रिकबज़ पर माइकल वॉन की भविष्यवाणी काफी ध्यान खींचती है यहाँ। हाँ, उन्होंने कहा था ना कि आगे क्या हो सकता है इसकी एक तस्वीर पेश की है। उनका मानना है कि अगर इंडिया इस वेस्ट इंडीज वाली बड़ी रुकावट को पार कर लेती है तो सेमीफाइनल में वानखेड़े स्टेडियम पर उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से हो सकता है। न्यूजीलैंड ये ऐसी टीम है जो टूर्नामेंट में हल्ला कम मचाती है पर नॉकआउट मैचेस में सबसे खतरनाक बन जाती है। पर वो आली की बात है। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती कैरिबियन पावर हिटर्स को रोकने की है। तो इस पूरे मैच का सार निकालें तो ये मुकाबला सच में कई मायनों में ऐतिहासिक था। बिल्कुल। उस दबाव में 256 का रिकॉर्ड स्कोर बनाना, एनालिस्ट की एक स्लाइड से आत्मविश्वास का वापस आना, अभिषेक और हार्दिक का तूफानी फॉर्म और अर्शदीप की टाइट बॉलिंग, ये सारी चीजें टीम इंडिया की स्ट्रेंथ दिखाती हैं। और दूसरी तरफ ब्रायन बेनेट की 97 रन की उस निडर पारी ने ये भी साबित किया कि टैलेंट किसी उम्र या टीम का मोहताज नहीं होता। यह एनालिसिस हमें यह समझने में बहुत मदद करता है कि चैंपियन टीम्स प्रेशर में कैसे बाउंस बैक करती हैं और छोटी सी स्ट्रैटेजी का माइंडसेट पर कितना असर पड़ता है। ये मैच उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। तो आज के इस मुकाबले के हर पहलू को डीपली समझने के बाद इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके सोचने के लिए एक जरूरी सवाल छोड़कर जाते हैं। एक बहुत अहम सवाल। टीम इंडिया के बैटर्स तो अब तगड़े फॉर्म में आ गए हैं और मैं एक बॉलर्स भी अपनी लय में हैं, लेकिन क्या छठे बॉलर के रूप में शिवम दुबे का इस्तेमाल वेस्ट इंडीज के उन खतरनाक पावर हिटर्स के सामने टीम की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है? क्या इस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल वाले नॉकआउट मैच में ये दांव इंडिया पर उल्टा पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला मैच ही देगा। क्रिकेट की इन्हीं अनिश्चितताओं में रणनीतियां हार जीत का फैसला करती हैं। तो इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये गहरा विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं। इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के सफर और आगे आने वाले अहम मैचेस पर हमारी ऐसी ही पैमानी नजर बनी रहेगी। अगले विश्लेषण तक के लिए अलविदा और सभी लोग सुरक्षित रहें।